बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद एजाज संदू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करते हैं और ख़ास तौर पर हम उनके सोल्यूशंस पे बात करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे माहौलियात पे है, एनवायरनमेंट पे है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लास्ट 20 ईयर्स में ये हालात क्यों पैदा हुए, स्मॉग लाहौर में क्यों होती है, एनवायरनमेंट में हम इतना पीछे क्यों चले गए, हमने अपने जंगलात के साथ क्या किया। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जंगलात कितने थे और अब 80% रिड्यूस हो गए। लकड़ी चोरों के खिलाफ हमने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये वो इश्यूज हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ हमने लास्ट 20 ईयर्स में ऐसी पॉलिसीज या ऐसे काम क्यों किए कि जिसकी वजह से आज हमारा एनवायरनमेंट के हालात ख़राब हैं। और इवन दो कि हम कहते हैं कि कार्बन एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज का ज़्यादा है, जिनकी वजह से पिछले साल हमारा फ्लड आया था। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमने खुद क्या किया। हमें ये पहले सबसे अपने घर को सीधा करना, हमें ये देखना है। हमारी जो एक पॉलिसी थी कंज्यूमर इकोनॉमी की, उसमें हमने जितनी तादाद में गाड़ियां सड़कों पे ले आए, हमने कभी सोचा कि सिर्फ एनवायरनमेंट का उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है उसकी भी वो रीजन एक है, क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल है। और इम्पोर्टेड फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो करंटली जो है लास्ट ईयर की अगर हम सिर्फ देखें तो $27 बिलियन का हमने सिर्फ ऑयल इंपोर्ट किया था। तो हम ऐसा काम क्यों करते हैं कि जिससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हो, एनवायरमेंटल भी और सोशल भी। हम अभी देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर दोपहर के टाइम और सुबह के टाइम लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जाते, जो कि एक कंज्यूमर इकोनॉमी को साइड पे करके हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सबके लिए इजी है, ट्रैफिक ब्लॉक्स नहीं होंगे, आपकी इन्वायरमेंट इतनी खराब नहीं होगी। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्री प्लांटेशन के ऊपर क्या किया, हमने ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े करते गए। हमारी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनमें जो ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाटर स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वाटर लेवल भी लाहौर का बहुत नीचे चला गया हुआ है। जब तक हम किनाल्स के अलावा पॉन्ड्स आप क्रिएट नहीं करेंगे, लेक्स नहीं बनाएंगे, हर हाउसिंग सोसाइटी में लेक्स होनी चाहिए, हर कुछ अर्से फासले के ऊपर लेक्स होनी चाहिए, स्मॉल से लेकर लार्ज लेवल तक। इवन दरिया रावी के साइड के ऊपर हमें एक लेक बनानी चाहिए। हर दरिया के साथ साथ हमें एक लंबी लेक बनानी चाहिए 10 से 12 किलोमीटर की, ताकि हमारे पास ना सिर्फ वाटर रिजर्वायर हो, स्पोर्ट्स भी उसमें आ जाती है और उसके एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और उसके साथ एनवायरनमेंट भी बेहतर हो जाता है। उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाएंगे तो ना सिर्फ हमारा इंपोर्टेड फ्यूल जो है उसमें हमें बचत होगी, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी हमारा बेहतर होगा। तो आज के प्रोग्राम का आगाज हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर आजर खान हैं, उनको हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। उनका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब हैं वो बेसिकली इंजीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं यूईटी से, और उन्होंने पीएचडी बाद में की, एमएस भी किया रोबोटिक्स में उनका, और 0% कार्बन एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बहुत काम है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे उनका बहुत काम है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करने के साथ पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं इनके ऊपर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे मुझे ये मौका दिया और बहुत शुक्रिया। मैंने आपके पुराने प्रोग्राम्स देखे एंड उसी हवाले से ही इस तरह हम इसको डिस्कशन को करते हैं। बिल्कुल सर, क्लाइमेट इस जगह वो पहुंच गई है कि जहां पे अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। ये अब हम अगर आंखें बंद कर लेंगे तो खुद ही नहीं चला जाएगा। आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में इसका अब बात ही यही हो रही है कि सीरियस इशू बन गया हुआ है, जिसका हमें एक्टिव जो है हमें इसका इलाज करना पड़ना है। इस तरह अगर हम एक आध पॉलिसी को देख लें और एक आध को ना देखें, उस तरह हमारा ये जो है ना पूरा नहीं होगा। तो सुनने में आता है कि जी वो जो है आपका टेम्परेचर 2.5% से ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, या अगर पानी खत्म हो जाएगा, ये वो चीजें। ये अब जो वो डिस्कशन था या एक था कि इसके दो साइड स्टोरीज होते थे।
वो मेरे ख्याल से अब जो है काफी वाज़ेह हो गया है कि ये वो नहीं रहा। अब जो है या इसका हम कुछ करेंगे या हम उसको हमारा अफेक्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवेयर होगा। तो जिसमें से वाटर स्कैर्सिटी सबसे बड़ा इशू बने। ये आपने बीच में ये भी कहा कि नहीं वो कि हमारा स्मॉग है, पोल्यूशन है, वाटर है, सब कुछ है, इसका हमारा डायरेक्ट इफेक्ट जो हेल्थ है और हमारे जो सोशल माशरी जो हमारे ऊपर जो अब दबाव शुरू हो जाता है इन चीजों की वजह से, वो बहुत बड़ा है जी। आप स्मॉग की वजह से मुझे याद है कि 10 साल पहले हम कहते जी लाहौर में तो फॉग आता है। क्या होता था कि वो शादियों का सीजन था तो अब गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता था। अब वो नहीं रहा। अब यह है कि इस फॉग के अंदर वो स्मॉग के भी एलिमेंट्स हैं, वो आपका एयर भी खराब हो गया। जो हम कहते थे कि जी फ्लू का सीजन आ गया, वो हमारे 3-3 महीने चलना शुरू हो गया। हेल्थ का जब हम बात करते हैं, पानी हमारा अभी कल मैं ही सुन रहा था कि 12 घंटे हमें मिलता है, उसके अलावा हमारे मिलता नहीं है, साफ नहीं है। आपको शायद याद हो कि हम वो टूटियों से पानी पी सकते थे तब, अब वो हमारा टैप वाटर हम यूज करते थे, टैप वाटर कोई इशू नहीं था, अब वो हमारा खत्म हो गया। ये इशू कराची में होता था, लाहौर में तो था ही कोई नहीं। लाहौर में बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट लाहौर का तो पानी कहते थे बहुत मीठा है और बहुत वो सॉफ्ट है। तो मुझे तो ये याद है सारी चीजें जब हमारे बचपन में हम जब कहीं जाते थे तो जो 15 मिनट का रास्ता हमारा होता था अब वो घंटा लगता है। सर इसका जो ये सिर्फ जब हम कहते हैं कि जी वो क्लाइमेट का मसला है, क्लाइमेट का मसला सिर्फ क्लाइमेट तक नहीं रहता, वो हमारे जो है जिंदगी पे उसका असर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट पड़ गया हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अब हम सारी चीजों को इकट्ठा देख के चलें और देखें कि क्या इसका इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि ओवरऑल हमें देखना है। तो ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन भी उसमें आ जाती है कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम वो उन प्रोडक्शन के उस फॉसल फ्यूल पे चले गए। अगेन फॉसल फ्यूल जो है वो कार्बन एमिशन है, जी, उससे प्रॉब्लम आ रही है। इंडस्ट्रीज मोस्टली हम देखें तो उसमें भी पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि उनका कोई एज अ सिस्टम नहीं है। सिर्फ वही जो इंटरनेशनल जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इंटरनेशनल बाइंडिंग हो जाती है कि वो ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ जाएं, तो सिर्फ वो इंडस्ट्री जाती हैं, जबकि हर इंडस्ट्री को जाना चाहिए। तो आपके ख्याल से कौन कौन सी वो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको फौरी तौर पे ग्रीन पे जाना चाहिए ताकि हमारा जो है ये प्रॉब्लम कम हो? सबसे पहले तो जो आपने मेंशन किया है कि एनर्जी प्रोडक्शन ही हमारा ग्रीन होना चाहिए। हमारा जो एनर्जी से ही हमारी सारी इंडस्ट्री चल रही है। सारी इंडस्ट्री, आपका टेक्सटाइल हो गया, आपका सीमेंट हो गया, आपका इवन एग्रीकल्चर में भी हो गया, सब में आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट है। आपका वही ग्रीन नहीं है तो आपके बाकी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल काउंटर इफेक्ट आता है, काउंटर इफेक्ट उसमें आ जाता है। तो आपने बात की कि हम वो कोल और इस तरह की चीजों पे आना शुरू हो गए। ये सबसे पहले तो आपको जो है ये एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का प्रोडक्शन है, इसको हमें वापस मोर ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में जाना चाहिए। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी जो कि हमें जो खत्म होने का खदशा ना हो, वो चलता रहे। जिस तरह आपका सोलर हो गया, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल बज़ाहिर वो एक ऐसा लफ्ज है जो कि बहुत यूज होता है, लेकिन सस्टेनेबल के पीछे जो एक्चुअल मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज हो जो कि हम 10 साल बाद जितना भी यूज करें, हम 10 साल बाद यहाँ पे ना हो कि अब क्या करें, अब तो ये तो खत्म हो गया। तो वो हमारा जो है वो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट। जैसे एक जमाने में हमने कारों को, गाड़ियों को सीएनजी पे कन्वर्ट किया था, तकरीबन 90% गाड़ियां सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई। उस वक्त हमने सोचा ही नहीं कि इसके बाद अगर सीएनजी कम हो जाएगी, गैस हमारे पास नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। ये अब बहुत आपका वेरी वेरी वैलिड पॉइंट है। इसमें ये चक्कर यही है कि आप जब देखते हैं कि क्या चीज सस्ती है, इकोनॉमिकली हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल, और उस इकोनॉमिक बेनिफिट को हम इन चीजों के ऊपर वो हावी कर देते हैं कि
क्योंकि 3 गुना सस्ता था उस वक्त सीएनजी, 4 गुना हो गया था, 3 गुना हो गया था। और उसके मुताबिक ये जो आपका सीएनजी सडनली आपका गैस खत्म होना शुरू हो गई थी, हमने इसका उस वक्त वो सोचा ही नहीं था। हमने कहा कि कितनी गाड़ियां हमारी हो जाएंगी, आप जब एक इंसेंटिव लाते हैं कि जी इकोनॉमिकली हमारे लिए चीजें सस्ती हो जाएं, उसमें हमें फिर हमारे अवाम सारे का हमें सोचना पड़ता है। आपका सिर्फ 100 में से अगर 10 लोग का इनको फायदा हो रहा है, हमें पूरे 100 का ही सोचना पड़ता है कि अगर 100 ने ये यूज करना शुरू कर दिया तो फिर क्या इफेक्ट होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत भी है जी कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा फायदा क्या होगा। अब सीएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि उस वक्त पर सीएनजी स्टेशन रिश्वत लेके लगवा दिए गए। अब लाहौर गुजरांवाला के दरमियान कुछ 100 के करीब स्टेशन लगे जी। क्या इतने रिक्वायर्ड थे कि 68 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसमें आपने दोनों तरफ इतने परमार कर दी सीएनजी स्टेशन की, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए। इस रिश्वत ने भी हमारे यहाँ, मतलब हम मोस्टली ये देखते हैं कि हर वो काम हो जाता है जिसमें रिश्वत अच्छी मिल रही है। बात आप सही कर रहे हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि रिश्वत और करप्शन जब की बात आती है, ये जब बस हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि एक इंटरनेशनल एसडीजी हमारी बनी है, उसमें आपका करप्शन का इसका एक पार्ट है कि अगर आपके एक सिस्टम के अंदर करप्शन रहेगा, आपके उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी या उसके अंदर वो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो स्टार्ट ही वहां से, अगर हम चाहे जितना भी अच्छी चीज हो उसी में हम ये करप्शन लाके अगर हम अपने गोल्स को कह देते हैं कि नहीं चलो एक और सीएनजी स्टेशन आ जाए, एक और आ जाए, उसका कितना फर्क पड़ता है। वो आप हर शहर में एक एक करके, आपके जितने शहर में करके आ जाते हैं, वो इफेक्ट जो है हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। और सबसे बड़ा जो आपने बात की है कि जब हम रिश्वत और करप्शन को बीच में ले आते हैं, तो ये चाहे मैंने करप्शन ना की हो, चाहे मैंने ये ना देखा हो, मुझे फिर भी जो है ना उसके वो जो है ना अपने आंखें बंद करनी पड़ती हैं कि सब लोग सीएनजी स्टेशंस लगा रहे हैं, सब लोग सीएनजी कन्वर्ट कर रहे हैं, चलो फायदा हो रहा है। अब मैं उसको गिनूंगा नहीं कि कितने लग चुके हैं, 100 लगे हैं, 200 लगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गिनना शुरू कर दिया तो वो जो आपने कहा था करप्शन के एलिमेंट्स वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो हम जो है ना आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे हम उसमें हम शामिल हों या ना हो। बिल्कुल सही कहा। तो वो एक साइक्लिक हो जाता है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि जी एक जहां से शुरू हो गया वो आपका साइकिल में पूरा फैल जाता है, आपको हर तरफ से ये जो है ना बंद करना पड़ता है। इसी तरह ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो आईपीपीज लगे हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि जी वो, क्योंकि अगेन उसका कुछ स्टोरीज सामने भी आ गई कि फॉर एग्जांपल यहाँ जिस रेट पे लगे उसके कुछ साल बाद बांग्लादेश में उससे कम रेट पे लगे, तो उसको कहा जाता है क्योंकि वो रिश्वत ली गई थी और रेट उसके हिसाब से फिक्स कर दिया गया, तो उनको बेनिफिट दिया गया था और अभी तक दिया जा रहा है बेसिकली। इसका वही बात है कि जब हम इकोनॉमिक्स को और अपने जो आसाइश है उसको हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारे जिसको क्या कह सकते हैं कि हर चीज का हमें जो है ना ख्याल भी हमें खुद रखना पड़ता है। हम अगर पानी पीते हैं, जिस तरह इस्लाम में है कि आप जो है ना वो मियाना रवैया इस्तेमाल करें, आप वो पानी पीते हैं, आप वो बाकी को वेस्ट ना करें, आप ना फेंकें, इस तरह की आपका पूरा रिलीजन इसके ऊपर बेस्ड है। तो जब हम एनर्जी पे आते हैं और हम कहते हैं कि चले हम थोड़े से आईपीपीज बना लेते हैं, वो फॉसिल फ्यूल खर्च हो जाएगा, वो और आगे बन जाएंगे, हमारे डैम्स बन जाएंगे, हमारा जो बिजली के ऊपर जो हमारा वो जो हमें रिक्वायरमेंट है बिजली की, वो हमारी बढ़ती जाएगी, ये हमारी कभी कम नहीं हुई। आपका जब हम गैस पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट बढ़नी। हमें पॉपुलेशन का भी कंट्रोल का नहीं पता कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। हमें पता है कि जी इतने % बढ़ रही है, परसेंट में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली रियलिटी हमें नहीं याद आता। ये भी कहा जाता है कि अभी कहा जाता है कि 24 करोड़ है, लेकिन फैक्चुअली अगर हम देखें, मतलब अपने अराउंड ही अगर हम देखें तो 3 बच्चों से कम आपको रेयर फैमिलीज नजर आती हैं कि जिनके 1 या 2 बच्चे हों। 3+ वाले ज्यादा है। तो 3+ पे जब आप जाते हैं और पिछले
पिछले 30 साल की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये तो 30 करोड़ से ऊपर बनती है। ये अनफॉर्चुनेट है। इस पे हम फर्दर बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक का टाइम हुआ और ब्रेक के बाद आके हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। वेलकम बैक। जी आजर साहब, एनर्जी पे हम डिस्कशन कर रहे थे तो एनर्जी मिक्स की बात होती है। दुनिया भर में अगर हम ग्लोबली देखें तो एनर्जी मिक्स में 70% अल्टरनेट एनर्जी भी कह लें या वो आप चीप एनर्जी कह लें, वो रिसोर्सेज हैं और 30% फॉसिल फ्यूल एंड अदर्स हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्स हो गया हुआ है। तकरीबन 20 to 30% आपकी जो है चीप एनर्जी है और 70% फॉसिल फ्यूल पे है। तो ये तो इस एनर्जी मिक्स ने गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है और प्रोडक्शन भी आपकी सफर कर रही है। दुनिया भर में जो मॉडल बेसिकली जो चलता है वो ये होता है कि जब आप प्राइवेट पावर प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट परचेज नहीं करती, जिनको जरूरत है वो डायरेक्ट खुद परचेज करते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नमेंट सबसे परचेज करके देन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि गलत है। वो भी उसकी भी एक अगेन रीजन वही आ जाती है करप्शन की, कि करप्शन की वजह से अपनी पावर रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम तमाम डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स जो हैं उनको हम प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते? वो एक सोल्यूशन हमारे पास है। तो आपके ख्याल में हमें किस तरफ जाना चाहिए? वो हमें कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए कि हम इससे पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रही है, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इफेक्ट आ रहा है, कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेटिटर नहीं रहते। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि जब तक आपकी एनर्जी की प्राइसेस नहीं कम होंगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी भी प्राइसेस कम नहीं हो सकती। इंटरनेशनल मार्केट में आप compete नहीं कर सकते। तो कौन से सोल्यूशन है जिनकी तरफ हम जा सकते हैं? आपका सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो आपने ये बात की थी ना कि वो फॉसिल फ्यूल्स में जो हम लाए हुए हैं, और ये वो शॉर्ट टर्म हमने फिर वो बगैर प्लानिंग के ये किया था। एंड जिस तरह आपने कहा कि अगर एक आपका वो एक यूनिट का रिक्वायरमेंट है और वही उसको वो कर रहा है तो देन इट्स फाइन कि वो उसमें आपका एक वो अपना सस्टेनेबल रख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरह उसको नेशनल तौर पे करके वो सस्टेनेबल नहीं है। स्टार्ट ही हम इस वर्ड जो सस्टेनेबल है इसको फिर से हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा जो फॉसिल फ्यूल है, जो फ्यूल आ रहा है हमारे पाकिस्तान में नहीं बन रहा है, ये सारा हमारा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। वो हमारा डॉलर के ऊपर अब बेस्ड है। आपका डॉलर अब देखें अगर जितना ऊपर जाएगा हमारा वो फ्यूल का महंगा होता जाएगा। आपका एक कहीं वॉर हो जाता है, जिस तरह यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, आपका हमारे ताल्लुकात किसी के साथ खराब हो जाते हैं, उसी वक्त हमारा सब कुछ जो है वो महंगा हो जाता है। तो सस्टेनेबल का जो जुज है इसका वो ये है कि ये अगर हम इनिशियली उसमें पैसा लगा भी देते हैं, लेकिन वो जो है आपका जो ओवर द नेक्स्ट जो 10-15 साल है वो आपका चलाने में कोई इस तरह का बाहर से एक्सटर्नल जो है ना फैक्टर्स ना आए। बिल्कुल सही कहा। तो उस लिहाज से उसके जो फॉसिल फ्यूल के बदले हमें ये एक टर्मिनोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमें यूज करना चाहिए। अब रिन्यूएबल एनर्जीज क्या हैं? वो वाले उस तरह के सोर्सेज जो कि हम बार बार जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका जिस तरह ये सोलर हो गया, अब सोलर जब आप एक सोलर फार्म लगाते हैं उसमें आपको पता है कि एक अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है जी, हमने इन्वेस्टमेंट किया और वो भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्ट ही हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा अपना नहीं है। लेकिन वो ऐसे भी प्लांट यहाँ लगाने चाहिए। अगर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको कहें कि इसमें एक मैं आपकी बात जी सर, कि जिस तरह गवर्नमेंट ने लैपटॉप स्कीम एक इंट्रोड्यूस की, जी सर, तो लैपटॉप भी हमने बाहर से इंपोर्ट कर ली। जब मिलियंस ऑफ लैपटॉप आपने स्टूडेंट्स को फ्री में देनी थी तो आपको चाहिए था कि उसको कहते फॉर एग्जांपल आप डेल को कहते यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, परफेक्टली, तो उसको पता होता कि इतनी तो गवर्नमेंट ने खरीद लेनी और फ्री में देनी है तो वो इंडस्ट्री लगा देते। सर बात बिल्कुल बजा है। और इनफैक्ट
आप तो एक स्टेप और आपने कर दिया। मैं तो यही कहा कि अगर आप चले इंपोर्ट भी कर लेते हैं, उसका लाइफ आपका अगर 15 साल का है, यानी कि 15-20 साल के बाद आपको रिप्लेस करना होता है, इसका मतलब अगले 15 साल आपका डॉलर ऊपर हो नीचे हो, कहीं और वॉर हो, एग्जैक्टली कहीं और वॉर हो, हमारे किसी के साथ ताल्लुक खराब हो या ना हो, हमारा अपना ये सस्टेनेबल सिस्टम रह रहा है। और अगर वो एक स्टेप आगे जाते हैं कि जो आप कहते हैं कि जी आप वो बिलियंस ऑफ 27 बिलियन डॉलर का आपने कहा इंपोर्ट हो रहा है, आप ये कोई छोटे अमाउंट नहीं है, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, 27 बिलियन डॉलर। ये लैपटॉप वाले या ये सोलर वाले उसका हिस्सा लेने के लिए वो आपका यहाँ पे जरूर लगाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट होता ये है कि वो यहाँ पे लगाएं, इधर इनका एक हमारा सस्टेनेबल सिस्टम बने, बेशक उसमें से अपना वो कट जो हमारा लगाने का है वो इन मॉनेटरी टर्म्स वो वापस लें, लेकिन जो हमारा सोशल इम्पैक्ट है, जो हमारा जो अब हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंस बन जाती है, वो नहीं हमारा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। हम उनको पैसे वापस दे दें, लेकिन उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है ना वो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो वो हो गया, विंड हो गया, हमारे कोस्टल लाइन है नीचे कराची से आपने देखा है कहां तक पूरा ये सारा हमारा जो है, ये हम उसके ऊपर ये विंड के टर्बाइन्स होते हैं जो कि हवा से चलते हैं और वो आपके वो इलेक्ट्रिक वो विंड मिल जिसको कहते हैं बेसिकली। और उसमें भी इंटरेस्टिंग है कि हमारा कोस्टल बॉर्डर तकरीबन 1100 किलोमीटर का है, और कोस्टल बॉर्डर के अगर हम देखें कोस्टल एरिया को, तो उसमें अगर हम विंड एनर्जी की तरफ चले जाएं तो 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है बजा का। हमारी कंजम्पशन जो है अभी तक 30,000 से ज्यादा नहीं है। तो हमने उसको यूज ही नहीं किया प्रॉपरली। सर आप ये देख लें कि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड में उन्होंने ये सोलर ये विंड पैनल्स का लगाए हैं, और मोर और लेस उनके पिछले साल ऐसे दिन आए हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे 100% 100% बिल्कुल किया है। और स्पेन ने किया ऐसा, स्पेन ने किया है। स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का जो कोस्टल लाइन आप कंपेयर करें तो स्कॉटलैंड का बहुत बड़ा, स्पेन का भी छोटा है। एग्जैक्टली। तो ये हमारे हैं, सोलर हो गया, विंड हो गया, उसके अलावा आपके इस तरह के छोटे छोटे। एक और चीज होती है कि हमें ये डर रहता है कि, और आपने एक बात की थी कि हम जो है ना नेशनल लेवल पे हमेशा लेके जाने की कोशिश करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रखें। बिल्कुल। आपकी जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे ही आप एक वो अपना क्रिएट कर दें। कराची में आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे विंड से आप करें, आपका लाहौर में रिक्वायरमेंट है आप सोलर से उसको करें। हमारे 300 दिन हमारे सन रहता है, उधर से वो हो जाता है। आपका जो है ना वो नेशनल लेवल पे इतना लार्ज स्केल ग्रिड्स करके उसको नॉन प्राइवेट रख के उसमें जो है वो उसमें हमें बाहर से पेट्रोल ला के उसको सब्सिडाइज करने में हमें जो है ना 10 साल बाद इसको वापस पे करना पड़ना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल करना पड़ना। मसला यही है ना कि अगर हम प्राइवेट पावर प्लांट्स की बात करते हैं, हम जरूर उनको अलाउ करें, लेकिन उनको कहें कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करें और बेचे भी खुद। जी जी। जब वो इस बात पे आएंगे पब्लिक ने खरीदना है और पब्लिक को वो महंगी बेचेंगे तो कभी भी नहीं खरीदेगी। तो उनको ऑटोमेटिकली उस तरफ आना पड़ेगा कि उन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करें जिससे चीप एनर्जी हो, ताकि पब्लिक को उसका फायदा हो, तो पब्लिक तभी उनसे खरीदेगी। तो हम एज ए नेशनल लेवल इकट्ठा करके हम चल रहे हैं, और अभी भी हम सोलर के ऊपर भी जो कर रहे हैं नेट मीटरिंग वाला सिस्टम, वो भी गलत है। उस कम्युनिटी को आप क्यों नहीं कहते कि फॉर एग्जाम्पल मॉडल टाउन है जहां आप रहते हैं, तो मॉडल टाउन को कह दें कि वो खुद करें, तो वो खुद करें, उसमें गवर्नमेंट का रोल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हर वो चीज में हम अनफॉर्चुनेटली, मैं कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हमें 2 चीजों ने ज्यादा तबाह की है, एक करप्शन ने और दूसरा प्रोटोकॉल ने। बात सही है। 2000 बिलियन रुपीस पर एनम हमारा प्रोटोकॉल्स पे खर्च होता है। तो हम इन चीजों को, और सर्कुलर डेट अगेन वो भी इशू है बहुत बड़ा, तो इन चीजों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये अनफॉर्चुनेट है। तो उसके अलावा आपने जो बात की सोलर और विंड एनर्जी की, अल्टरनेट एनर्जी की, उसके अलावा हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हमारे अगेन जो हमारा सबसे बड़ा सोल्यूशन रहा है
वो आपका हाइड्रो डैम्स के रहते हैं। बिल्कुल। हमारे उससे 60% 70% होता था, वो 49% पे आ गए। But ये बेसिकली इट इज नॉट 49%, इट इज 20%। मैं दैट्स द होल थिंग कि आपके परसेंटेज आपके चेंज होते रहते हैं। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि पहले आप वाटर स्टोर करते हैं और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो बेसिक उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजर्वायर है, वाटर स्टोरेज है। जब हमारे पास एक्सेस पानी होता है तो तब हम उससे बिजली बना सकते हैं। तो आपके पास 3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब आपके पास पानी ज्यादा होता है, तब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अदरवाइज तो आप सारा दिन स्टोरेज करते हैं और शाम के कुछ घंटे जो पीक आवर्स है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइड्रो उस तरह यूज नहीं हो रही। एग्जैक्टली। उसमें जो हमारे पास ऑप्शन बनता है वो रन ऑफ रिवर है, जिसमें 2002 में मैंने वापडा हाउस विजिट किया था और उस पर मैंने स्टडी की थी उस वक्त। तो 2 फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हुई थी उस वक्त, एक बोंजी और एक दासू। दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी उस वक्त 13,000 मेगावाट थी। अगर हमने उन पे काम किया होता तो इस वक्त आपको चीप एनर्जी मिल रही होती। अभी तक एक पे काम शुरू हुआ है बोंजी दासू के ऊपर, वो भी अभी जो चाइनीज वाला इंसिडेंट पिछले दिनों हुआ था। जी जी। तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी प्रायोरिटीज उस तरह ठीक नहीं है। तो हमें तो पहले अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी पड़ेंगी। सही कहा है आपने। और अगेन वही बात आ जाती है कि हम अगर इसको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूटेड रखें, जैसा आपने कहा है कि एक रिवर से आप फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा रिजर्वायर करके उसको चलाने की बजाय आप रिवर को ही फ्लो में ही आप जो बिल्कुल छोटे छोटे आप जनरेटर्स लगाते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सब लोग वो इसका फायदा उठाएंगे। उससे हमारा जो रिवर का फ्लो है वो कम खत्म नहीं हो जाएगा, रिजर्वायर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके रिजर्वायर्स को आपको फिल करना होता है, वो आपका खत्म होता है। आप जिस तरह आपने कहा 3 महीने हमारे पास होते हैं, फिर देन वी हैव टू मेक श्योर के इट फिल्स अप। रिवर्स आपके जो फ्लो हो रहे होते हैं वो आपके रहते हैं, खत्म हो गए, विल हैव विंड। आपका हमें जो सोच ये करनी चाहिए कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन है, जिस तरह आजकल भी प्रोडक्शन हमारी जो विंटर में होती है, वो हमारा जो यूज है उससे बहुत बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन गर्मियों में आके वो हमारा वो यूज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारा वो कवर हो जाता है। हमें इस तरह के सिस्टम्स होने चाहिए कि जिसमें ये जो सारे रिन्यूएबल्स हमने सोर्सेज अभी बात की हैं, और जो आपने कहा है कि रिवर फ्लोज पे उनको पकड़ें, किस तरह करें, उस सब का जो है हमारा होना चाहिए कि एक खत्म हो तो हमारा दूसरा वाला चलना शुरू हो जाए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन हमारे होने चाहिए, एंड दे विल ऑल रन। इंटरेस्टिंग इनफ आजकल थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बन रही है कि ये जो हम एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्टोर करना शुरू कर दें। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि नए बैटरीज के टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात होना शुरू हुई है। जो मैकेनिकल बैटरीज के ऊपर बात होगी है कि आप जिस तरह डैम का होता है कि आपका पानी बन रहा शुरू हो जाता है, बेसिकली एक तरह से टर्बाइन इस तरह आपका चलता है कि पानी आपका बढ़ रहा है, वो जब कम हो रहा है वो आपका जो प्रेशर और फोर्स आ रहा है उसकी वजह से टर्बाइन बढ़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली, स्टोर करके आप पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, देन उसको फ्लो करके आप काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से आपकी टरबाइन चलती है और टरबाइन फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये हमने सबने 8वीं जमात में पढ़ा होगा, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं आपके लिए, वही चीजें हम मैकेनिकली कर सकते हैं कि आप जब एक आपको फॉर एग्जांपल तरीका ये है कि जब ज्यादा एनर्जी हो तो आप ये पुलिस के साथ वो पत्थर उठा के रख लेते हैं। जब आपको एनर्जी की जरूरत है तो वो छोड़ देते हैं, वो पत्थर जब नीचे आता है तो वो जो पोटेंशियल से वो काइनेटिक वो चेंज कर देता है। इस तरह के हमारे आइडियाज हैं। हमें हर वक्त ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे मेगा प्लांट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास लाइक आपने देखा है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज और वो इंपोर्ट के हमारे पास वो पैसे नहीं है कि हम इतने लार्ज स्केल पे करें। एक छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लार्जर सिटी लेवल्स पे, आपने मॉडल टाउन का नाम लिया था, इवन इस छोटे टाउन लेवल्स पे जो है अगर आप जो है अपने वो चीजें देखना शुरू कर दें तो देन वी कैन गो थ्रू दैट थिंग। तो होल पॉइंट ऑफ अस टॉकिंग, ये जो अब इसके एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो यही है कि एनर्जी हमारा जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाए तो उससे हमारे फिर क्लाइमेट के ऊपर
स्टार्ट ही हमारा वो उधर से इफेक्ट शुरू हो जाता है। अभी हम दूसरी इंडस्ट्रीज पे पहुंचे भी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब हम यूईटी पढ़ते थे जी, तो उस वक्त एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया था किनाल के ऊपर 5 kV का उसने जो है ना प्लांट एक लगाया था, जो कि बाद में कुछ भी नहीं उस पे हुआ। तो अभी ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद आके हम फिर यहीं से और स्पेशली हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर अब बात करेंगे। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मिरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अताए इख्तियार, रहनुमाई। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी की। अब हम आते हैं आपका एक्सपर्ट एरिया एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो कि पॉल्यूशन को भी और इस जो फ्यूल वाला इशू है इसको दोनों का सॉल्यूशन उसमें मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक इस वक्त तकरीबन हमारे पास ऑफिशियली फिगर हम बात करें और अनऑफिशियल मिला के तो 2.5 से 3 करोड़ सिर्फ मोटर बाइक्स हैं और 1 करोड़ के करीब हमारी कार्स और अदर व्हीकल्स हैं। तो इसमें अभी हम करंटली देखें तो 98% जो है वो फॉसिल फ्यूल पे चल रही है। जो 2% है उसमें हाइब्रिड भी आ जाती हैं और प्योर इलेक्ट्रिकल की जो बहुत कम है। तो आप पहले इस बताएं कि होता क्या है और इसका क्या सोल्यूशन है। व्हीकल्स हमारे जो है, हमने अपने पॉलिसीज के मुताबिक हमने कहा था कि सब लोगों को ये गाड़ियां और मोटर जो बाइक्स, कि गलत पॉलिसी। हाँ, उस पे और वो एक और हमारा एक और वो बात बन जाती है कि जब मैं उस पे एक्चुअली उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे आ जाते हैं। जब हम शहर फॉर एग्जांपल लाहौर को देखते हैं तो हमारी सड़कें हैं और जिस तरह भी हमने सड़कें रखी हुई हैं, एक कैपेसिटी होती है कि कितनी इस ऊपर व्हीकल्स चल सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमने जब देखा लाहौर के ऊपर तो एक हमारे सर्टेन कैपेसिटी होती है। अब लाहौर एक्सपैंड भी होता रहे, आपके नए नए जो है वो हाउसिंग स्कीम्स भी बनती रही हैं, सब कुछ फैलता रहा है, उनकी अपनी सड़कें हैं। लेकिन जब आपका आता है कि इंडस्ट्री कहाँ मौजूद है, आपके स्कूल्स कहाँ मौजूद है, आपका काम करने की जगह कहाँ मौजूद है, वो वही रही है। वही रही। आपके हर जो है नए हाउसिंग स्कीम के साथ एक बड़ा स्कूल और उसके साथ ही एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके साथ ही एक, जिस तरह आपने स्टार्ट में किया था कि एक लेक, और इस तरह की चीजें आप ये करते थे तो आपके छोटे छोटे आपके एक माइक्रो आपके छोटे बन जाते हैं। आपके अंदर उसके अंदर की मूवमेंट कम हो जाती है, लोगों हो जाती है, वो अपने उसमें रहते हैं। जी सर, एग्जैक्टली। हम अगेन अपने यूनिवर्सिटी के टाइमों पे बात कर लें तो सबसे ज्यादा दूर से जो लाहौर के अंदर अदर देन द डे बॉर्डर जो आपका जो मॉडल टाउन से आते थे, या मॉडल टाउन वाज वो जो आपका एक कॉर्नर होता था, या उस वक्त तो बिल्कुल डिफेंस मॉडल टाउन के बाद कुछ भी नहीं था। मुझे याद है शेप या ग्रीन टाउन बहुत थोड़ा सा था। वो मुझे याद है कि जब हम डिफेंस की तरफ के जाते थे तो वो मेरी दादी पीछे से दुआएं मांगती थी कि वहां पे कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल वीरान था आपका वो। और ये सिर्फ डिफेंस फेज 1 और 2 की बात एग्जैक्टली। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल था ना, वो दैट वाज मच लेस। उसमें ये था कि आपका वो ट्रैवल लेस था, आपके बसेस थी सिस्टम्स, और ये वो अब आपका ट्रैवल जो है वो 30 किलोमीटर्स तक हो गया हुआ है फ्रॉम वन एरिया जस्ट टू रीच द सेम सेंटर्स, द सेम यूनिवर्सिटीज, द सेम प्लेसेस। तो जो आपने वो बात की कि हमारी पॉलिसी ये थी कि आम आवाम को हमने सबको जो है ना वो देना है कि वो ट्रैवल कर सके। लेकिन ये हमने नहीं सोचा कि आम आवाम को हम इतना ट्रैवल करवा क्यों रहे हैं। अगर मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए कपड़ा जरूरी है, मकान और खाना मेरा रोटी। उस रोटी के अगर मैं अपने ही एक एरिया के अंदर ही वहां पे ही हमारा उगरा हो, उधर से ही हम खरीद सकें, उधर ही मेरी एजुकेशन हो, उधर ही मेरा काम हो, तो मैं 3 या 4 किलोमीटर के अंदर अंदर अपना सारा कर दूं, उसमें मुझे गाड़ी की कहाँ जरूरत पड़ेगी। मैं वो जो है साइकिल के ऊपर, जिस तरह हमारे प्रोफेसर साइकिलों पे आते थे,
हम आते थे। कॉमन था प्रोफेसर में तो गाड़ियों का इस्तेमाल मिनिमम होता। जी जी। हमारे, लेकिन इवन जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे या यूनिवर्सिटी की चंद बसेस होती थी, उसके अलावा साइकिल भी यूज होता था। जी, मैं कई दफा यूईटी साइकिल पे भी गया है। जी जी। कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, जीसी को अगर हम ले लें तो मैं एक बालटाउन रहता था, तो एक बालटाउन से जीसी साइकिल पे आया जाया करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब अगेन अगर हम जाना चाहते हैं तो पहला सबसे बड़ा इश्यू एनवायरनमेंट का। एग्जैक्टली। तो अब यही हुआ था कि जब हमने एक्सपैंड करना शुरू किया तो हमारा ये एक मौका होना चाहिए था कि मास ट्रांजिट की तरफ आए। मास ट्रांजिट का क्या मतलब है कि बसेस पे आए, आपका एक इंजन है जो कि आपका धुआं दे रही है उसमें, लेकिन आपके 50 से 100 बंदा जो है ना उसके साथ कवर हो रहा है। आजकल आपने बात की थी कि वो एक फैमिली के 3 बच्चे हैं, वो तीनों के 3 गाड़ियां साथ में आप वो रखते हैं, और वही जो है स्कूल के लिए आप एक ड्राइवर साथ में रखते हैं ताकि आपके पास आप मैं काम पे जाता हूँ, बच्चे के लिए अगर वो सेपरेट एक वो कार हो, वो आपका अगेन वो सस्टेनेबिलिटी से बाहर निकल जाता है। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, बेशुमार तरह के प्रॉब्लम उससे एग्जैक्टली। जब ये 2002 में 1 या 2 में ये बात हो रही थी कि हमने जो है अवामी गाड़ी लानी है जो कि सस्ती हो, जो कि उस जमाने में यही था कि 2 से 3 लाख रुपए के अंदर अंदर हो ताकि सबके पास जो है वो चलने का हो। तभी ये बात हो रही थी कि उसकी जगह हम अगर बसेस लाते हैं तो हमारे वो कंजेशन, हमारी वो सड़कें वो कर ही नहीं सकती उनको, लेकिन कैपेसिटी नहीं थी। हमने फिर वो प्रेफरेंस फिर भी दिया कि अब सबके पास गाड़ी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और गाड़ी। तो वो बल्कि इंटरेस्टिंग, रोटी कपड़ा मकान हो ना हो, गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है, मोटर बाइक आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने ऑफिस जाना है, आपने काम पे जाना है, आप बेशक एक वो जो है सेल्स पर्सन हो या आप जो है एक ऑफिस के अंदर आप चाय दे रहे हो, आपने वहां कहीं ना कहीं से तो पहुंचना है। आपके पास ट्रांजिट तो है नहीं, तो आपके बाइक आपकी लाजमी हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें मेट्रो को, जी, जब बना और आज तक उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज होता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा सर्वे किया, इंटरव्यू किए, रिसर्च की, तो पता चला कि पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है। कि एक तो एयर कंडीशन, फिर टाइम, कि वो जो पब्लिक पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या अपनी गाड़ियों पे भी, अपनी मोटर बाइक पे भी A to B जगह पे 1.5 से 2 घंटे में पहुंचती थी, वो 30 मिनट में वहां पहुंचना शुरू हो गई। तो लोगों ने छोड़ के इसको यूज करना शुरू कर दिया, और स्पेशली स्टूडेंट खास तौर पे। तो ओवरऑल तो पब्लिक का फायदा हुआ, इसमें नुकसान नहीं हुआ। नहीं, लेकिन इसमें भी अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस यूज करना शुरू कर दें तो फर्दर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। ऐसा करते हैं। अब जबकि हमारा ये बन गया है कि मास ट्रांसिट होना चाहिए था ये, लेकिन जिस तरह आपने स्टार्ट किया कि अब हमारे ये आपकी 30 मिलियन बाइक्स आ गई हैं, आपके 10 मिलियन गाड़ियां आ गई हैं, अब क्या करना है? क्योंकि अब जो है 2 चीजें इसमें बहुत, वो रिवर्स तो हो नहीं सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, मैं अगर अपने काम से अपने यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं बस लूं, ठीक है? ये हमें एक नैरेटिव, इसको नैरेटिव जो कहते हैं कि हमें ये देना पड़ेगा कि नेशनल तौर पे हमें कहना पड़ेगा कि बसेस आप लें। आपने देखा होगा, आप यूरोप जाएं, आप इंग्लैंड जाएं, वहां पे आपके नीचे मेट्रो सिस्टम्स हैं सारे। आपके इंग्लैंड में तो अभी लंदन में तो आप गाड़ी रख ही नहीं सकते, वो गाड़ी अगर आप रखते भी हैं तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, आपका यूजफुल ही नहीं होता। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने जो है अपनी, सबसे बड़ा पार्किंग इशू बन जाता है, वहां पेड पार्किंग है, हमारी तो सस्ती है, वहां बहुत महंगी होती है। एग्जैक्टली। वहां पे उन्होंने पेड पार्किंग 2, 3 या 4 से लेके 15-20 पाउंड पर घंटे का रखा हुआ है। ये उसकी वजह से इसलिए ज्यादा रखा हुआ है ताकि लोग डिस्करेज हो। जी हाँ, जी हाँ। हम कहते हैं कम रखो ताकि लोग आए। हमारा उसको वो ये ग्रीन जोन उसको कहते हैं। अब एक नया वो जोन है जहां पे आप गाड़ी का, आपका दिन का जो है तकरीबन 24 पाउंड वैसे ही पड़ जाता है, बिल्कुल, सिर्फ गाड़ी एक दफा अंदर लाने से।
वो आपका, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी फॉर द होल ऑफ द लंदन, उसमें आपके ऊपर जो है ना, थोड़े बहुत आपको ये नेशनल नैरेटिव रखना पड़ता है जिसकी वजह से ये ठीक हो। अब हम बात आते हैं कि अब जबकि ये हम ये सारे ले आए हैं, इसका मसला ये है कि एक गाड़ी से और एक रिक्शे से आपका तकरीबन 24 टन साल के अंदर आपका कार्बन एमिशन है। ये एक से है। आपकी गाड़ी का थोड़े से बेहतर है, वो आपका 9 to 10 हो जाता है, बाइक आपका 8 से 9 है, लेकिन ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ये करोड़ों के ऊपर, तो वो हमारा बहुत ज्यादा मिलियन टन्स में, मिलियन टन्स में। आपने एक स्टार्ट में बात की थी कि हमारा जो कार्बन एमिशंस अगर नेशनल लेवल पे देखें, वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारा बहुत कम है, लेकिन अगर हम शहरों के अंदर देखें वो बहुत ज्यादा, लाहौर नंबर 1 है। लाहौर नंबर 1 आ जाता है, लाहौर, दिल्ली, कभी कभार कराची। ये हम ये वाला हम कम्पीट क्यों कर रहे हैं? ये हमारे फखर की बात ही नहीं है कि हम नंबर 1 है इसमें। और बात वही होगी कि नेशनल लेवल पे हमारा 1% है पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन शहर में जाते हैं तो वी आर एक्चुअली नंबर 1। तो वो जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये सारे व्हीकल्स हैं कहाँ, आपके ये जो 24 से 30 करोड़ आपने ये जो बाइक्स का बताया था, मोटरसाइकिल्स का, ये आपके 3 शहरों के अंदर है सारे। आपका रिक्शा एक शहर 2 शहरों के अंदर है, आपके इस्लामाबाद में बहुत कम है और यहाँ है ही नहीं। उसके लिए आपको जो है ना, आपको ये मेंटेन करने के लिए, अब उसके लिए क्या है कि ये हम जो इसमें से जो कार्बन, ये जो एमिशंस निकल रहे हैं, एमिशंस का मतलब है कि जो उसके जो टेल पाइप में से जो वो धुआं निकल रहा है, बिल्कुल सिलेंसर में से वो जो है वो अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हमारे सेहत पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। उसके लिए जो है ये एक नया, अब हमारा ये पिछले पाकिस्तान में पिछले 10 साल से, लेकिन दुनिया में 15-20 साल से हो गया कि इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाएं। उसमें ये होगा कि आपकी ये बैटरियों पे चलेंगे, आपका इसमें कोई एमिशंस नहीं होगा, आपका वो गाड़ी चार्ज होती रहेगी, आपका बैटरी चलेगी, आपकी सारी एमिशंस खत्म हो गई। तो जब हम बात करते हैं कि हम गाड़ी को इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं, इसमें मोटरसाइकिल्स को, गाड़ियों को जो अब आ गई हुई है या नई को, तो ये उसका मतलब है कि जो फ्यूल है उसको हम कम से कम यूज करें, हाइब्रिड मॉडल जिसको, और हाइब्रिड मॉडल। अब सबसे बड़ा उसका अगेन, जब हमने बात शुरू की थी कि जब इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारी सेहत से, तो वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लाने का इंटरेस्टिंग जो पार्ट वो यही है कि उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। आपका अगर मोटरसाइकिल आप एक महीने में चला रहे हैं, 80 किलोमीटर चला रहे हैं, आपका तकरीबन 13,000 रुपए का आपका खर्चा है। आप वही इलेक्ट्रिक पे चलाते हैं, आपका तकरीबन 1500-1600 रुपए आ जाता है। बिल्कुल सही। तो ये जो इम्पैक्ट आया था, जिस तरह हमारा सीएनजी पे आया था, ये हमारा जो है वो जो डिसाइडिंग फैक्टर था ना कि बहुत महंगा सिस्टम है ये हमारा ईवी से काफी अच्छा हल हो जाता है। तो मौक़िफ़ यही हमारा यही है कि अपने ज्यादा से ज्यादा हम ये जो है कन्वर्जन्स करें। इकोनॉमिकली ये जो है अवाम जो नॉर्मल गरीब भी हो या मिडिल क्लास भी हो, ये उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा बैठ जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, बाइक्स हों या गाड़ियों, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बसेस हों, और जिस तरह हमने बात की थी कि बाइक्स को रिप्लेस करके और गाड़ियों को रिप्लेस करके हम बसेस अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है, हो सकता है उसमें ज्यादा टाइम लगे। अभी ये हम करें कि जो अभी हमारा फौरी सोल्यूशन हमारा ये है कि जो अभी आया हुआ है इसको तो हम रिप्लेस करना शुरू करते हैं। और इसके पीछे हमारे ये 2 मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं, 2 तरीके इसके ये हैं कि जो नई गाड़ियां हैं वो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक खरीदें, या जिस तरह सीएनजी में हुआ था कि हमने वो कन्वर्जन किट लगा के उनको चेंज किया था, जो हमारे सारे पुराने व्हीकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रीफाई करते हैं। बिल्कुल, उसमें फिर हमारा ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है। आपका यही एक मोटर बाइक को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है, ताकि पब्लिक को पता चले कि हम क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। मैं इसको जो है ना उसके रनिंग कॉस्ट में आपको बताता हूँ।
अगर आप मैंने बात की थी कि अगर 80 किलोमीटर हम चलाते हैं तो आपका तकरीबन 13,000 रुपए का आपका खर्चा आता है। 13,000 रुपए महीने का आपको जरा ख्याल रखें। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये रेट्रोफिट करके उसको इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, उसका खर्चा आप अगर 2 साल के ऊपर बिल्कुल हिला देते हैं, अब 2 साल के अंदर आपको पता है रनिंग कॉस्ट है। अब उस खर्चे के अंदर आप जो है इंटरेस्ट रेट भी डाल दें, हमें पता है इंटरेस्ट रेट होना नहीं चाहिए, लेकिन आप इंटरेस्ट रेट डाल दें, और जो अभी का इंटरेस्ट रेट है जो कि आजकल आपने देखा कहाँ 18% पे पहुंचा हुआ है, तो उसमें काइबर ऐड कर दें तो 22 आप सारा वो ऐड कर दें, आप सब कुछ ऐड कर दें, तो आपका जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपए आता है। बिल्कुल फ्यूल मिला, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी मिला 1/3 रह जाता है, ये बिल्कुल कम रह जाता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आपने कहा कि ये तो आपका वो 9,000 रुपए का आपकी अभी भी बचत है। बिल्कुल। जो हमारी बात हुई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं वो तो अभी भी हम फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, इसका क्या हम अब करें? उसका जो फास्ट तरीका ये है कि जो हमारे जो व्हीकल्स हैं इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स दे दें। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक ये चला रहे हैं तो उसके जो चार्जिंग का जो है उसका भी सिस्टम उसके साथ ही शामिल हो जाए। तो मैं उसको अब वही मोटर बाइक के टर्म्स में कर लेते हैं कि एक हम एक्स्ट्रा बैटरी उनको दे देते हैं और साथ में 2 सोलर पैनल दे देते हैं, ठीक है। वो 80 किलोमीटर अपना जो है एक बैटरी पर चला रहा है, घर बैठे दूसरा वाला बैटरी चार्ज हो रहा है सोलर से, वो फ्री उसको पड़ गया, ठीक है। वो आप उसको रिप्लेस करें या कुछ चार्जिंग स्टेशन में जाके उसको रिप्लेस करे या कहीं से चार्ज करवाए, वो आपका सारा सिस्टम हो जाता है। वो जब आप सोलर पैनल डाल के एक्स्ट्रा बैटरी डालते हैं, किट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, उसका खर्चा भी आपका तकरीबन 7,500 रुपए तक आता है। फिर भी 50% है, फिर भी आपका 50% है। ये जो है कि ये कितना सस्ता हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अभी हमें अंदाजा नहीं है इसका। ये 2 मैं अंग्रेजी के लफ्ज करूंगा, एक एडवोकेसी और एक जो है नैरेटिव। एडवोकेसी का ये है कि ये चीज हमें गवर्नमेंट को भी समझाना है कि बिल्कुल जो सेविंग्स है वो उस स्मॉलर लेवल पे ही जो है ना 50% है जो चलाने वाले का, ठीक है। और गवर्नमेंटल लेवल पे जो सेविंग्स है, आपने जो 27 बिलियन कहा था उसमें कितना 9 बिलियन 10 बिलियन सिर्फ गाड़ियां चलाने और मोटर बाइक चलाने के लिए होता है, बाकी आपका सारा वो है। अगर हम वो 2 से 3 करोड़ मोटर बाइक को हाइब्रिड कर लें तो उससे हमें तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर जी की सेविंग हो जाती है। ये लगता नहीं है। और जब हमने एक वैसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहा था कि अगर हम सिर्फ 400 व्हीकल्स, अब आपने तो 3 लाख की बात करी, हम सिर्फ 400 को करते हैं, जिसमें 200 बाइक्स हो जाएं, 50 गाड़ियां हो जाएं, 10 ट्रक्स हो जाएं, 10 बसेस हो जाएं, इस तरह करके हम एक 400 का बना लेते हैं। इसका टोटल खर्चा जो है ना अपफ्रंट वो तकरीबन $27 मिलियन का बनता है, 27 या 28 मिलियन डॉलर। अगर ये फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहूंगा तो नहीं कि गवर्नमेंट ये खरीद के हमें दे, फ्री में दे, अगर गवर्नमेंट दे भी देती है वो 28 मिलियन डॉलर का जो खर्चा है, सॉफ्ट लोन गवर्नमेंट दे दे, सॉफ्ट लोन दे दे, आपका 5 साल के अंदर जो आपका सिर्फ फ्यूल सेविंग है वो ही आपका जो है तकरीबन 40 मिलियन डॉलर्स का हो जाता है। आपका 20 मिलियन डॉलर तो उधर से ही आपकी बचत हो जाती है। अब उसमें अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी वो पेट्रोल पे हमारे जो टैक्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, ये वो हमारे सारे खत्म हो जाते हैं। पेट्रोल के ऊपर ये अपना लेवीज और ये अपना वो जो टैक्स, ये भी गवर्नमेंट भी कमाती है, लेकिन वो आप जो टैक्स का जो आपको वो अब नहीं मिल रहा, वो भी आप उसमें से माइनस कर दें, आपका फिर भी 5 साल में ये सब 28 मिलियन का आपको पॉजिटिव $19 मिलियन आपको बचत है। बिल्कुल।
चाहे आप जो है ना वो टैक्सेस को उसमें से ऐड करते हैं, आप कुछ भी कर लें, ओवरऑल आपको बचत ही बचत आपका है, बजट और एनवायरनमेंट का अलग से आपको फायदा है। एनवायरनमेंट का ये 400 गाड़ियों के ऊपर तकरीबन हमने अंदाजा लगाया था कि तकरीबन $1.5 मिलियन का फर्क पड़ जाता है। वो क्या मतलब है? वो ये है कि स्मोक की वजह से जो हम जो लंग्स की वजह से जो हमें हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका जो कॉस्ट हमारे, आपको पता है हमारे जो है वो बहुत सब्सिडाइज्ड है, हमारे काफी फ्री हमारे वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, और ये अच्छी चीज है, उसको हम हेल्प करें। उनका खर्चा कम होगा क्योंकि हमारे जो है ना वो मुसीबतें कम होंगी। जी डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को फायदा। जी नाजरीन, आपने नोट किया कि एनवायरनमेंट के अलावा और कौन कौन से इश्यूज हैं जिनका हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। सिर्फ हमारी विल अच्छी होनी चाहिए, हमारी करेज होनी चाहिए कि हम डिसीजंस लें और हम उसको इम्प्लीमेंट करें। एनवायरनमेंट भी बेहतर होती है और लोगों की भी बचत होगी और ओवरऑल सेविंग होगी। इसके साथ अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।